Good morning to all of you. In the last class, we have studied about electric current, potential difference, and Ohm's law. And in Ohm's law, we have studied about the resistance. Now, in today's class, we'll study the factors on which resistance depends. And our next topic will be the resistance of a system of resistor. So first of all, we'll cover this first topic, the factors on which resistance depend. So here, there are four factors on which resistance depends. First one is the length of a conductor. Second is the area of cross section of a conductor. Third is nature of the material, and fourth is temperature. So these are the four factors on which resistance depend. Now we'll study how the resistance depend on these four factors. So our first factor is length. When we are talking about the length of a conductor, so the resistance of a conductor is directly proportional to the length of a conductor, which means that कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो फिर उससे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. As we have discussed in the previous class, what is the source of the resistance? The source of the resistance is the collision of electrons. जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं उस वजह से रेसिस्टेंस ऑफर होता है. अगर कोई भी कंडक्टर की लेंथ हम इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर कॉलिजन्स भी, जो इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन है वो भी बढ़ जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतने ही ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे, और जितने ज़्यादा कॉलिजन होंगे उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. सो next factor on which the resistance depend is the area of cross section. So first of all, we have to understand what is area of cross section. Suppose this is a conductor and this area will be considered as a area of cross section of a wire. अगर ये हमारे पास पूरा वायर है तो इसका ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये एरिया, दिस इज व्हाट नोन एज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये वाला जो एरिया है ये अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और अगर कॉलिजन्स रिड्यूस हो जाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा. सो वी डू हैव टू इक्वेशन, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड सेकंड इक्वेशन रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हेन विल कंबाइन दीज टू इक्वेशन विल गेट रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L upon A. और एज वी नो दैट वेन एवर विल रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हमें एक कॉन्स्टेंट मिल जाता है. सिमिलरली इन दिस रिलेशन ऑल्सो व्हेन विल रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल गेट वन कॉन्स्टेंट. So the relation will be R is equal to rho L upon A, where what is rho? Where rho is a constant of proportionality. What is rho? Rho is a constant of proportionality, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं. और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, ये जो भी मटेरियल, जो भी कंडक्टर हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी होती है to resist the flow of charges. So we can say that rho is a constant of proportionality called the electrical resistivity or specific resistance. अब हम यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं. So अगर if we have to find out the formula of rho, तो हम rho को यहाँ पे रखकर a को इस तरफ पहुँचाएंगे और L को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे. So that we'll get the formula of resistivity and it will be rho is equal to RA upon L. और यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं. The unit of R is ohm and area upon length. What is the formula of area? Meter square, and the length is meter. तो एक मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल होके क्या बच जाएगा, ओम मीटर. So the ohm meter will be the unit of resistivity. And one very important thing about the resistivity do not depends on the dimension of the conductor. As we have seen from this formula, resistance is equal to RA upon L. यहाँ पे रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और एल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. रेसिस्टेंस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. सो दिस रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी किसी भी तरीके से कंडक्टर के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल.
सो वी कैन से दैट रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, भले ही हम एरिया कितना भी बड़ा कर दें, लेंथ कितनी भी बड़ी कर दें, कितनी भी छोटी कर दें, उससे रेसिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड एवरी ईयर वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स विल डेफिनेटली कम. So these two topics are very important. So here we have concluded that resistivity do not depends on the dimension, but it depends on the material of a conductor and the temperature. और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस डिपेंड इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. रेसिस्टेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? थर्ड फैक्टर जो है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है हमारा वो कैसा है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? मेटल्स और एलॉयज होते हैं, और इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है. तो बेसिकली मेटल्स और एलॉयज की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है. दैट मीन्स दे आर ऑफरिंग वेरी लो रेसिस्टेंस. ठीक है, और इनकी रेसिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है इसकी रेसिस्टिविटी. एंड हेंस दे आर कंसिडर एज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये रेसिस्टेंस बहुत कम ऑफर करते हैं. दैट्स वाई सिल्वर इज कंसिडर एज अ बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट ऑफर वेरी लो रेसिस्टिविटी. लेकिन जब हम दूसरे टाइप के मटेरियल लाइक इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक इसकी रेंज होती है. So we can say that कि the resistivity of insulator is very high. That's why the resistance offered by the insulator is very high. And in such material like insulators, या फिर ऐसे मटेरियल जैसे कि रबर और ग्लास, इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि रेसिस्टेंस और हिंड्रेंस या फिर रेसिस्टिविटी इस मटेरियल की बहुत ज़्यादा होती है. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर. दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बाय, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है. वो देखते हैं कैसे. रेसिस्ट, इसके लिए एक फॉर्मूला है रो टी, दैट इज रेसिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू resistivity at initial temperature 1 plus alpha t minus t0. This t minus t0 is a temperature difference. And what is alpha? Alpha is the coefficient of resistivity. So resistivity of a given material depends on the temperature also, and that relation is given by this formula. But this is not from the exam point of view. One very important point, there is one question in your in-text question कि why alloys are used in electrical heating devices like electric iron and toaster. क्यों हम alloys को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर. तो द रीज़न इज़ कि alloys जब हम जब उसके alloys के अंदर से जब भी हम कोई करंट को फ्लो करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने की वजह से वहाँ पर वो एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो इन दैट केस जो कॉलिजन की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. बट एलॉयज के साथ ऐसा नहीं होता. एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. दैट एलॉयज डू नॉट बर्न्स एट हाई टेम्परेचर. भले कितना भी टेम्परेचर हो जाए, अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर इनका टेम्परेचर हो भी जाता है तो भी ये कभी मेल्ट नहीं होते, ये बर्न नहीं होते. दैट्स वाई वी यूज टू प्रेफर एलॉयज इन कंपेरिजन इन रिलेशन विद द मेटल्स. तो एलॉयज को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के लिए. एंड ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर. क्या होता है कि अगर हम रेसिस्टर्स, ढेर सारे रेसिस्टर्स को अगर हम किसी सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं, सो द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ढेर सारे रेसिस्टर्स लगे हों, तो उसमें हम उसका एक्चुअल रेसिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. तो इसको हम दो तरीके से इसके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेसिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, एंड सेकंड होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल. तो हम अभी किसको डिस्कस करेंगे? रेसिस्टेंस इन सीरीज को. अब इसके लिए देखो सर्किट डायग्राम से हम इसको समझते हैं. हेयर वी डू हैव फर्स्ट रेसिस्टर्स R1, हेयर वी डू हैव R2 एंड हेयर R3. ये तीनों रेसिस्टर्स हमारे पास हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब सीरीज का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी भी रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, वो पूरा का पूरा करंट इन तीनों रेसिस्टर से होता हुआ ही आगे गुजरेगा.
ठीक है। सो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज, मतलब एक के बाद एक लगे होंगे। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द सीरीज जो कि हम दिवाली के टाइम पे अपने घरों में लगाते हैं, दैट इज़ अ सीरीज ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो वही सीरीज़ है यहाँ पर भी कि जब एक के बाद एक कोई रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स इन सीरीज़। अब इसका इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस रेसिस्टर क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। फॉर दिस एक छोटा सा कंसेप्ट हम लेते हैं। अगर यहाँ पर सिंगल एक रेसिस्टेंस है हमारे पास, तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, छोटी है। अगर हम और रेसिस्टेंस लगा देंगे तो इसकी लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ रेसिस्टर, तो हमारे पास रेसिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो फ्रॉम द फिगर वी डू हैव 3 रेसिस्टर R1, R2 एंड R3 बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। X और Y पॉइंट के बीच में हमने 3 रेसिस्टर को सीरीज में लगा दिया। नाउ द पोटेंशियल अक्रॉस R1, यहाँ से R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर V1। ठीक है, और R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V2। और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3। तो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल कितना होगा, V के बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक चार्जेस को पहुँचने में जो वर्क करना पड़ रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क करना पड़ रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में वर्क करना पड़ रहा है हमारे चार्जेस को, वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के लिए, V3 के बराबर। सो दैट इट विल बी V इज इक्वल टू टोटल वर्क डन in moving a charge from X point to Y will be equal to V, and that will be equal to V1 plus V2 plus V3। अब पोटेंशियल अक्रॉस V1 कितना हो गया, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ से करंट का जो अमाउंट है वो तो सेम है, I ही करंट फ्लो होगा तीनों में से। तो V1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, IR1। V2 के अक्रॉस कितना होगा, IR2। एंड V3 के अक्रॉस कितना होगा, IR3। दिस इज फ्रॉम द ओम्स लॉ। ये किसके कहाँ से लिया है हमने, ओम्स लॉ से लिया है। V इज इक्वल टू IR। सो विल सब्स्टिट्यूट दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड विल गेट V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से फिर हम I कॉमन ले लेंगे, देन विल गेट IR1 प्लस R2 प्लस R3, और V का फॉर्मूला कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, IR, एंड दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और टोटल रेसिस्टेंस। तो I से I कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली विल गेट द equivalent resistance or total resistance R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Hence from this we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination R series equal to the sum of their individual resistance R1 and R2, R1, R2 and R3। मतलब इस सीरीज में कितने भी रेसिस्टेंस हों, अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन व्हाट विल डू, विल जस्ट ऐड द नंबर ऑफ रेसिस्टर। सारे रेसिस्टर का जो भी रेसिस्टेंस होगा वो हम सब ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका 5 ओम का रेसिस्टेंस है, इसका 2 ओम का रेसिस्टेंस है और इसका 3 ओम का रेसिस्टेंस है, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज 10 ओम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये वाला जो टॉपिक और फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, ये 2 टॉपिक्स में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। तो हेयर बिटवीन द पॉइंट X एंड Y, ये हमारे पास X और Y 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमने 3 रेसिस्टर्स पैरेलल में लगाए हैं, R1, R2, R3। अच्छा, इसको समझेंगे कैसे कि ये पैरेलल में, जब भी हमारा करंट किसी भी सर्किट में अगर वो डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे I1 करंट था, वो I1 करंट X पॉइंट के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी रेसिस्टर्स लगे होंगे ये तीनों रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ध्यान रखना, जब भी अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार होगा। सो द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज I, और यहाँ पर I 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3। ओके, नाउ द पोटेंशियल अक्रॉस R1 विल बी इक्वल टू V, क्योंकि यहाँ X पॉइंट से लेकर Y पॉइंट तक जाने के लिए जो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस, R1, R2 और R3 के अक्रॉस, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज द कंजर्वेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। तो इट डि नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी हमें किसी चार्ज को लेकर जाना है तो उसके लिए चाहे वो इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, तीनों रास्ते में उसको जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। दैट्स वाई द पोटेंशियल अक्रॉस X एंड Y पॉइंट्स
will remain same. तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V होगा यहाँ पर, इधर भी V ही रहेगा, इधर भी V ही रहेगा. But the current will get divided into three parts, I1, I2 and I3. So the total current will be I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now according to the Ohm's law, I is equal to कितना होता है, V upon R. According to the Ohm's law, I is equal to कितना होता है, V upon R. तो यहाँ पर हमने क्या किया, I1 की जगह कितना हो जाएगा, V upon R1, क्योंकि पोटेंशियल तो V ही रहेगा. I2 के अक्रॉस, I2 के किसके बराबर होगा, I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2, और I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन R3 के बराबर. When we'll substitute the values of I1, I2 and I3 in equation first, what we'll get, I is equal to V upon R1 which is I1, V upon R2 that is I2, V upon R3 that is I3. तो टोटल I किसके बराबर होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. फिर हमने देखा I की जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन R, वेयर R इज इक्वलेंट, या इक्वलेंट मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R रखा हमने, V से V कैंसिल कर दिया बिकॉज वी हैव टेकन V कॉमन, यहाँ से हमने V कॉमन लेके V और V कैंसिल कर दिया. एंड फाइनल रिजल्ट विल बी 1 अपॉन R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. So from this formula what will conclude, thus the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel, जो equivalent resistance होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम कोई भी ग्रुप ऑफ रेसिस्टर की बात करते हैं, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल resistances, that will be equal to the reciprocal of the sum of the individual resistors. जो भी हमारे पास individual resistors होंगे उनके reciprocal के sum के बराबर होगा R equivalent. This and hence this topic is over. So these are the two topics which are very important. और हर बार इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट ऑफ दीज टू टॉपिक्स in a very perfect manner so that you can perform your numerical based on these questions. Okay, thank you.